Hello everyone, welcome to my channel Management की पाठशाला. So today we are going to discuss national income. नमस्कार सभी मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में. So देखते हैं नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है. कंटेंट्स नेशनल इनकम में जो हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एनालिसिस एंड मेजरमेंट थ्रू डबल एंट्री, सेक्टरल अकाउंटिंग और मैट्रिक्स अप्रोच, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे. सो पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी नेशनल इनकम का मतलब क्या है. नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर. नेशनल इनकम उसे कहते हैं, या इसका मतलब ये है नेशनल इनकम का कि गुड्स और सर्विस जो भी एक देश के अंदर प्रोड्यूस होता है, या एक देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस बनता है एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एक देश के अंदर, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं. दस इट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एनी कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये जो है नेट रिजल्ट है, यानी ये ओवरऑल रिजल्ट है. यानी नेट रिजल्ट का हम मतलब कहते हैं, नेट को हम लोग टोटल कहते हैं. ठीक है, ये टोटल रिजल्ट है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी एक देश के अंदर वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है या तमाम प्रोडक्शन जो होती है जिससे कि हम फाइनेंस जनरेट करते हैं या जिससे हम इकोनॉमी जनरेट करते हैं. तो एक पार्टिकुलरली ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर हम जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो हम पैसा अर्न करते हैं, या वो तमाम चीज़ें जिसे बेचकर हम पैसे को जनरेट करते हैं एक साल के अंदर, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम. एंड इज़ वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो जो है वो मनी के टर्म्स में होता है, वो पैसे के टर्म में होता है. ठीक है. नाउ नेशनल इनकम इज़ एन अनसर्टेन टर्म. नेशनल इनकम जो है अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है. एंड इज़ ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, और हमेशा वो समय समय पर चेंज भी करता है. विद द नेशनल डिविडेंड, नेशनल डिविडेंड के साथ या नेशनल आउटपुट के साथ. एंड नेशनल एक्सपेंडिचर, या राष्ट्र जो खर्च होता है, इसमें ये हमेशा ये बदलाव आते रहता है समय समय पर. द नेशनल इनकम इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्रिंग टू ए कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ए ईयर टाइम. नेशनल इनकम जो है वो टोटल अमाउंट है, इनकम का वो टोटल अमाउंट है जो एक देश के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, और उसे प्रोड्यूस करने के साथ हम वो किसी न किसी पर्पज से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है. यानी यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मतलब है गुड्स एंड सर्विस जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम सेल करते हैं, और फिर उसकी सेल करने के बाद उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और वो जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं वो एक साल के अंदर होता है उसे. और ये जो है ये मोनेट, इसकी हमेशा से अकाउंट जो हम लोग करते हैं, ये से हमेशा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा मनी के टर्म में मेज़र करते हैं, यानी मॉनेटरी टर्म में हमेशा हम लोग मेज़र करते हैं. इट इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड टू ऑल रिसोर्सेज. हम लोग जो पेमेंट देते हैं, यानी जो पेमेंट इन्वॉल्व है सारे रिसोर्सेज में, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन वी हैव गॉट ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें जहाँ पर जिस फॉर्म में हम लोग रिसोर्स को हायर कर रहे हैं या रिसोर्स को ले रहे हैं या रिसोर्स पर जो हम खर्च कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को इस पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं. आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, हम लोग जो मजदूरी देते हैं उसे भी हम लोग इसमें रखते हैं. इंटरेस्ट, तरह तरह की जो इंटरेस्ट हैं वो पे करते हैं. रेंट, अगर रूम रेंट है या फैक्ट्री हमारी रेंट पर है उसका जो हम लोग पेमेंट करते हैं, ये सब चीज़ भी वहीं पर फॉलो होती है. एंड प्रॉफिट्स, और उसके साथ साथ प्रॉफिट्स जो हम फ़ायदा कमाते हैं उसे भी हम नेशनल इनकम के दायरे में रखते हैं. द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री कैन बी डिटरमिन्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री. द प्रोग्रेस, कोई भी देश अगर विकास करता है या कोई भी अगर विकसित देश होता है वो तब डिटरमाइन करता है जब उसकी नेशनल इनकम जो है ग्रोथ पर रहती है, यानी उसकी नेशनल इनकम जब ग्रो करती है तभी वो कंट्री कंसीडर्ड होता है कि हाँ कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है, यानी कंट्री डेवलपिंग फेज में आ रहा है या डेवलप फेज में आ रहा है. तो तभी हम नेशनल इनकम का जो दायरा देखते हैं या नेशनल इनकम को जो देखते हैं, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. वो कंट्री ग्रोथ में जा रहा है, वो कंट्री रिसेशन की तरफ जा रहा है, या वो कंट्री पूरे अंडर डेवलप्ड की तरफ जा रही है. इस बात से हम पता कर सकते हैं. नेक्स्ट, नेशनल डेफिनेशन. अब हम नेशनल इनकम के डेफिनेशन को देखेंगे. देयर आर 2 डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम का 2 तरह का डेफिनेशन है. पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है हमारा मॉडर्न डेफिनेशन.
ठीक है, तो पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन, यानी जो हमारा पहले का डेफिनेशन था। तो अकॉर्डिंग मार्शल, तो मार्शल के अकॉर्डिंग देखते हैं मार्शल ने क्या बोला। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल कोई भी कंट्री का है वो एक्ट करता है उसके नेचुरल रिसोर्स पर। नेचुरल रिसोर्स मतलब हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर डिपेंड होता है। ये उससे हम कोई गुड्स को अगर प्रोड्यूस करते हैं अनुअली सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़, यानी नेट एग्रीगेट यानी ओवरऑल जो कमोडिटीज़ की जो प्रोडक्शन होती है उस पर ये देखा जाता है, या अनुअली हम इसे देखते हैं। मटेरियल एंड इमटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स, और इसमें प्रोडक्शन यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों को काउंट किया जाता है। यानी गुड्स जो हम फिजिकली प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस इन द फॉर्म ऑफ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले हम पेमेंट्स लेते हैं, तो सर्विस को भी हम इसके दायरे में रखते हैं। दिस इज द ट्रू नेट एनुअल इनकम और रेवेन्यू ऑफ द कंट्री और नेशनल डिविडेंड। और ये सही है कि इसी बात से हमें पता चलता है कि नेट एनुअल इनकम यानी ओवरऑल एनुअल इनकम हमारा क्या है, या हमारी कंट्री की रेवेन्यू कंडीशन क्या है, हमारी कंट्री के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, और नेशनल डिविडेंड और हमारी कंट्री का नेशनल डिविडेंड क्या है। अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट्स ने जो कहा था डिफाइंस नेशनल इनकम एज, उन्होंने जो डिफाइन किया था, साइमन कुजनेट्स ने जो डिफाइन किया था नेशनल इनकम को, देखते हैं द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उन्होंने यहाँ पर बताया है नेशनल इनकम जो है वो नेट आउटपुट है, यानी जो कमोडिटीज़ और जो भी सर्विसेज या जो भी गुड्स को हम एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ उसको मार्केट में फ्लो करते हैं। मार्केट में फ्लो करने का मतलब मार्केट में सप्लाई करना है, जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके, और उस प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर के हाथ में जब दे दे, यानी एंड यूज़र तक वो हमारा प्रोडक्ट जब पहुंच जाए और वहाँ से जब हमें रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ से जब हमें किसी न किसी सोर्स से रेवेन्यू आए, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। और इसे हम ये हमारा नेशनल इनकम का ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो पहले हमारे साइंटिस्ट ने दिया था। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन, अब हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करेंगे जो आजकल चल रहा है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या डेफिनेशन दिया अभी के तौर में, कि उसका क्या डेफिनेशन है, ये उसे हम किस तरीके से नेशनल इनकम को डिफाइन करेंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, साइमन कुजनेट्स हैव डिफाइंड नेशनल इनकम एज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में साइमन कुजनेट्स ने बताया, जो उन्होंने डिफाइन किया द नेट आउटपुट ऑफ द कमोडिटीज़ की जो नेट आउटपुट है या सर्विसेज जो है, जो एक साल के अंदर फ्लो करती है कंट्रीज़ के प्रोडक्टिव सिस्टम को। कंट्रीज़ का प्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, और गुड्स जब हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो जाती है तो गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उससे हम वेयर हाउस तक ले जाते हैं, वेयर हाउस के बाद वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास वो रिटेलर के पास ट्रांसफ़र होता है, और फिर रिटेलर के पास से वो एंड यूज़र तक जाता है। यानी अल्टीमेट हमारा जो प्रोडक्शन कब कामयाब होगा, जब वो हमारा प्रोडक्ट वो एंड यूज़र तक हमारा चला जाएगा, और जब वो हमारा एंड यूज़र तक वो प्रोडक्ट हमारा चला जाएगा और वहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी वहाँ से हम जब रेवेन्यू अर्न करेंगे या पैसा अर्न करेंगे वहाँ से उस गुड्स को सेल्ड करने के बाद, उस गुड्स को बेचने के बाद, तो वो है हमारा नेशनल इनकम। नाउ नेशनल इनकम हैज़ बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिस्टम जो एस्टिमेट किया जाता है, या हम लोग एक एस्टिमेशन करते हैं नेशनल इनकम का एज नेशनल प्रोडक्ट। ओवरऑल जो नेट प्रोडक्ट है हमारा, नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा, एज एडिशन टू द शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और इसमें जो ऐड होगा वो तरह तरह के शेयर्स होंगे, तरह तरह के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसे भी हम शेयर करते हैं, यानी उसे भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। एंड एज नेट नेशनल एक्सपेंडिचर इन ए कंट्री, और जो भी नेशनल एक्सपेंडिचर है हमारा, जो भी हम खर्च करते हैं, या कंपनीज जो उस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में, जो उसे एंड यूज़र तक पहुँचाने में हम जो खर्च करते हैं, उसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं इन ए ईयर्स टाइम, यानी एक साल के अंतर तक, यानी एक साल के अंदर हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं या जो भी गुड्स हम बनाते हैं, उस गुड्स में जो हमें बनाने में खर्च लगता है, या फिर उसे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वहाँ खर्च होता है हमें, और फिर हम एंड यूज़र तक पहुँचाते हैं, और उनसे जब हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो ये प्रोसेस जो हमारा होता है ये 1 ईयर का प्रोसेस होता है, और एक साल के अंदर में हम जो भी रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, रेवेन्यू को अर्न करते हैं, तो ये हमारा नेशनल इनकम होता है। इन प्रैक्टिस देखते हैं प्रैक्टिस में हम लोग किस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। While estimating national income, any of these 3 definition may be adopted।
हम प्रैक्टिस जब करते हैं इस चीज़ को यानी रेगुलर यूज़ करते हैं तो इन तीनों डेफिनेशन में हम तीनों को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे यानी ले सकते हैं। बिकॉज द सेम नेशनल इनकम वुड बी डिराइव्ड, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन जो है ये डिराइव कर सकते हैं। इफ़ डिफरेंट आइटम्स वेयर करेक्टली इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट, अगर डिफरेंट आइटम्स हैं और उसे अगर सही तरीके से हमने उसकी एस्टिमेशन की है, यानी सही तरीके से उसकी प्राइसिंग की है और एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने स्ट्रेटजीज बनाई और जिस तरह से हमने प्राइसिंग की है एग्जैक्टली और वही प्राइसिंग मुझे रिटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्लानिंग है वो सही है और उसे हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं। और उसी से हम ये भी तय कर सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंट्री की किस तरह से, क्या हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। नाउ जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम किसे बोलते हैं। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, यानी एक देश के अंदर जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस होता है यानी बनाया जाता है एक साल के अंदर में, तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी। नाउ और ये भी ड्यूरिंग ए ईयर, यानी एक साल के अंदर तक, यानी एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड जो भी सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं और उसकी कितनी वैल्यू आई है, यानी उसका कितना पैसा हमें लगा है उस प्रोडक्ट को, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसे हम जीडीपी बोलते हैं। दिस इज कैलकुलेट एट मार्केट प्राइसेस, और इसे जो है मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, यानी मार्केट में जिस तरह की प्राइसिंग चल रही है अभी लेटेस्ट ट्रेंड में मार्केट में जो भी प्राइसिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीडीपी डिसाइड होता है। इट इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। और जीडीपी जो डिसाइड होता है, ये जीडीपी जो हम बोलते हैं वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह का मार्केट प्राइस होगा, मार्केट में जिस तरह की प्राइस होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीडीपी होगा। डर्नबर्ग ने बताया यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उन्होंने यहाँ पर बताया मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में वैल्यू है उस फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूस यानी फिनिश्ड गुड्स की यहाँ बात कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब फिनिश्ड गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विस मार्केट में आई है और वो जो फिनिश्ड गुड्स की जो प्राइस है जो हमारे कंट्री के विद इन द बाउंड्री, टेरिटरी का मतलब होता है हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग, यानी हमारी जो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री यानी विद इन द कंट्री जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है हमारी, या जिसकी प्राइसिंग की गई, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है यानी जो हमारी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो प्राइस है कंट्री के अंदर वो एक अकाउंटिंग ईयर में अगर है तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी। और ये डेफिनेशन दिया गया था डर्नबर्ग के द्वारा। डर्नबर्ग ने इसे डिफाइन किया है। देयर आर 3 ways ऑफ टू मेजर जीडीपी। हम 3 तरह के हमारे मेजर्स हैं या 3 तरह का हमारा रास्ता है जिससे कि हम जीडीपी को मेजर करते हैं। पहला प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ द प्रोडक्ट मेथड, देखते हैं प्रोडक्ट मेथड हमारा क्या आता है। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर इज एडेड अप, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा, जैसे कि इंडस्ट्रीज हम किसे बोलेंगे, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज है हमारे पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, तो ये सारे हमारे ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, नेचुरल गैसेस इंडस्ट्रीज हैं। तो ये तमाम हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं ये तमाम तरह के गुड्स एंड प्रोड्यूस जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो ये प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं उसमें, तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं और उसे हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वैल्यू एडेड मेथड टू जीडीपी, और जीडीपी एड फैक्टर कॉस्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन। इसे हम दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं द वैल्यू एडेड मेथड टू जीडीपी, यानी वैम जिसे हम बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को हम वैम भी बोल सकते हैं, वीएम का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड मेथड। जीडीपी पे जो हम वैल्यू ऐड करते हैं यानी जीडीपी में जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट को ऐड करते हैं उसे भी हम जीडीपी बोल सकते हैं। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय इंडस्ट्री, यानी फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, तो उसे भी हम जीडीपी के अंदर कंसीडर करते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया इन दिस, जो आइटम्स को हम जीडीपी के अंदर या प्रोडक्ट मेथड के अंदर जिस आइटम्स को हम रखते हैं वो है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस, यानी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो सर्विस है, माइनिंग,
मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, banking and insurance, real estate and ownership of dwellings and business services and public administration and defense and other services और गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी जो भी मैंने अभी आपको बताया, यानी तमाम तरह की चीज़ें जो भी इन्वॉल्व है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने में, उसे हम कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। और इसमें दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो भी हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, और उसका जो सम है यानी उसका जो टोटल है, जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं उसकी जो टोटल है, उसे हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड। नाउ सेकेंड पॉइंट, द इनकम मेथड। अब हम देखने वाले हैं इनकम मेथड में क्या होता है या किन सारी चीज़ों को हम इनकम मेथड के अंदर कंसीडर करते हैं। The people of a country who produce GDP during a year receives income from their work. लोग जो जीडीपी को प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, वो किसी न किसी सोर्स से इनकम को जनरेट करते हैं, यानी इनकम को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यानी वो जब कोई काम करते हैं या किसी भी तरह का वो काम करते हैं, उससे जो वो इनकम जनरेट करते हैं, वो रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, तो उसे हम इनकम मेथड में उसे हम इनकम बोलते हैं। दस जीडीपी बाय इनकम मेथड इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। जीडीपी को यहाँ पर इनकम मेथड से जो हम कंसीडर करते हैं, या जीडीपी को इनकम मेथड में जो कंसीडर किया गया, ये जो है, ये जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ इनकम है, उसका ये टोटल है। जैसे वेजेस एंड सैलरीज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस रेंट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर इनकम मेथड के अंदर रखते हैं। यानी वेजेस जो हम अपने वर्कर्स को वेज देते हैं, मजदूरी देते हैं, सैलरीज जो हम सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर कोई मिस हैपनिंग्स हो जाती है, डेथ हो जाती है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें हम लोग मुआवजा देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी इसमें हम लोग ऐड करते हैं। प्लस रेंट, अगर फैक्ट्रीज हमारी रेंट पे है ये मशीनरीज हमारी रेंट पे है, उसका जो हम पेमेंट करते हैं तो वो रेंट में आता है। प्लस इंटरेस्ट, अगर हम कोई चीज़ का, अगर हमने लोन लिया है बैंक से, हम उसके बदले इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट को भी हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, कंसीडर करते हैं। प्लस प्रॉफिट, और सबसे लास्ट में हम प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी ओवरऑल हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है या हमने जो प्रॉफिट जनरेट किया है अपने प्रोडक्ट्स से, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके या अपनी इंडस्ट्रीज से जो हमने जो प्रॉफिट जनरेट किया है, उसे हम कंसीडर करते हैं इनकम मेथड के अंदर, और इसे हम इनकम मेथड बोलते हैं। थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। दिस मेथड फोकसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी ये एक मेथड है जो हमें फोकस करता है, या हम जिस पर फोकस करते हैं, यानी एक गुड्स और सर्विस जो एक साल के अंदर बनाया गया है हमारी कंट्री के अंदर, उसे हम कंसीडर करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, यानी उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी खर्च बोलते हैं। कंज्यूमर्स फर्स्ट पॉइंट, इसे हम 5 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, तो हम उन 5 पॉइंट को लेकर देखेंगे। उन 5 पॉइंट को हम यहाँ देखेंगे। पहला है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस एंड ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यानी कंज्यूमर जो एक्सपेंड करता है, कंज्यूमर जो खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स और सर्विसेज को जो परचेस करने में कंज्यूमर जो खर्च करता है पैसा, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोनों को कंसीडर किया। ड्यूरेबल्स मतलब लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, यानी जो लंबे समय तक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स जो है वो हम आज परचेस करते हैं तो वो 10 साल तक हमारा काम करेगा, तो वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। नॉन ड्यूरेबल जो हमारे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, ये पेरिसेबल गुड्स हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, तो इसे हम C से डिनोट करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल सच एज रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मशीनरीज एंड इन्वेंट्रीज। सेकेंड पॉइंट जो हमारा, हम अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल में, यानी फिक्स्ड एसेट्स में अगर कोई तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, या कि फिर हमने उससे मशीनरी खरीदा, या कि फिर कहीं हमने कोई भी इन्वेंट्रीज यानी कोई भी गुड्स परचेज किया, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। नाउ थर्ड,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट जो खर्च करती है यानी सरकार जो खर्च करती है फिनिश गुड्स एंड सर्विस में, क्योंकि सरकारें को भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सरकार जो इन्वेस्ट करती है, सरकार जो खरीदती है, वो भी एक तरह का खर्च है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट यानी जो सरकार जो खर्च करती है गुड्स एंड प्रोड्यूस को परचेस करने में, उसे भी यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में कंसीडर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री, यानी हम जो गुड्स एंड सर्विस अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं पर वो दूसरे कंट्रीज़ को भेजते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, यानी निर्यात करते हैं हम दूसरे कंट्रीज़ को जब हम अपनी गुड्स और सर्विस को भेजते हैं तो उसे भी हम एक्सपेंडिचर मेथड में कंसीडर करते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, लेस इम्पोर्ट्स, हम लेस करते हैं इम्पोर्ट्स, यानी हम जो दूसरे कंट्रीज से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन investment and government expenditure which is spent on imports is subtracted from GDP, यानी हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया है, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकारें खर्च की है, विच इज़ स्पेंट ऑन इम्पोर्ट्स, अगर हमने वो पैसा इंपोर्ट पे खर्च किया तो उसे हम जीडीपी से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्री में वो चीज़ें खर्च नहीं हुई है, हमने वो चीज़ बाहर से मंगवाई है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है, हम फॉरेन कंट्रीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। पर जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्शन का काम किया है वो हमारे कंट्रीज़ में हुआ है, या जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है, जो भी खर्च किया अगर हमने हमारी कंट्री में किया है तो उसे ही हम सिर्फ कंसीडर करेंगे। Similarly, any imported component such as raw material which is used in the manufacture of exports goods is also excluded. यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, अगर हम कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई फॉरेन कंट्रीज़ जो है कोई भी अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर उसका रॉ मटेरियल हम उसे सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हम एक्सक्लूड करेंगे, वो भी हम जीडीपी के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो जिस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, उसे हम जीडीपी के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। Thus, GDP by expenditure method of market prices is equal to C plus I plus G. C for मैंने आपको बोला था, यह हमने आगे भी पढ़ा है, ऊपर में आप देख सकते हो हमने ब्रैकेट में C, I और G को हम और X को हमने डिनोट किया है, ठीक है। Thus, GDP by expenditure method, GDP जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ होता है, जो कि हम मार्केट प्राइस पर देखते हैं, वो कंजप्शन हम देखते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड हमारा है गवर्नमेंट परचेस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और एक्स माइनस एम, यानी एक्स हो गया हमारा एक्सपोर्ट जो हम बाहर से कोई प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, माइनस एम, एम यानी इंपोर्ट, और जो हम बाहर से हमारे कंट्री में आता है या हमारे कंट्री से बाहर जाता है उसे हम माइनस कर देंगे। वेयर एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी जो सामान हमारा बाहर जा रहा है और जो हम अंदर से ला रहे हैं, यानी जो सामान हमारा बाहर जा रहा है उसको हम माइनस करेंगे जो सामान हमारा अंदर आ रहा है। इस नेट एक्सपोर्ट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है हम ज़्यादा अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम अमाउंट का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा सही डिसीज़न है। पर कई बार ऐसा होता है हम इंपोर्ट कम ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उस टाइम हमारा ये नेगेटिव में भी जा सकता है। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड मेजरमेंट थ्रू डबल एंट्री। अब जो अब यहाँ मेज़र करते हैं वो डबल एंट्री के थ्रू मेज़र करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर डबल एंट्री मेथड क्या बताता है हमें। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज़ प्रेजेंटेड ऑन द डबल एंट्री बेसिस। नेशनल इनकम अकाउंटिंग को जो हम प्रेजेंट करते हैं यानी इसे हम देखते हैं वो डबल एंट्री बेसिस पर हम देखते हैं। लाइक प्राइवेट अकाउंट्स, जैसे कि प्राइवेट अकाउंट्स को अंडर डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। डबल एंट्री मतलब ही आपको पता चल जाता है हम दो तरह की एंट्री यहाँ पर करते हैं, और हर ट्रांजेक्शन जो भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन को जो है उसमें उसे हम टू एस्पेक्ट यानी दो एस्पेक्ट में देखते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब होता है डिमांड और रिसिप्ट पेमेंट्स का मतलब होता है सप्लाई, यानी किस तरीके से हमारे पास डिमांड आ रहा है हम कैसे सप्लाई कर रहे हैं। रिसिप्ट्स यानी ऑर्डर किस तरह से आया है या हमारे पास रेवेन्यू किस तरह से आया और हमने पेमेंट क्या किया, यानी क्या हमने ऑर्डर से ज़्यादा सप्लाई किया है या सप्लाई से ज़्यादा ऑर्डर लिया है, तो किस तरह का वो रेशियो है।
द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो वही पर्सन इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व करते हैं उसे हम क्रेडिटर और डेटर से डिनोट करते हैं, जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे। तो जो भी पर्सन इस गुड्स और इस ट्रांजेक्शन में फॉलो कर इन्वॉल्व होते हैं, तो एक क्रेडिटर होता है, एक देनदार होता है, और दूसरा डेटर होता है, लेनदार होता है। एक देने वाला होता है जिसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, और एक लेने वाला होता है जिसे हम लेनदार बोलते हैं, यानी डेटर होता है हमारा। दस एवरी ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड बोथ ऑन क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, और हर ट्रांजेक्शन को हम दो साइड में एंट्री करते हैं, एक क्रेडिट साइड और दूसरा हमारा डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, जो आप आगे चलकर आपको फाइनेंस में पढ़ाया जाएगा इससे रिगार्डिंग। वहाँ पर हम एक अकाउंट बनाते हैं जो जहाँ कि आप जर्नल पढ़ोगे, लेजर पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, फिर जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ोगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ोगे, और लास्ट में बैलेंस शीट पढ़ोगे। तो वहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कस करवाई जाएगी, ये दिखाया जाएगा आपको। नाउ टू पार्टीज, डबल एंट्री के अंदर ही हम कई सारी चीज़ों को देखेंगे। टू पार्टीज यानी इसमें दो पार्टीज होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू पार्टीज, डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें दो तरह के पार्टीज होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम, इसका जो मेन प्रिंसिपल है इस सिस्टम का, वो है हमारा एवरी डेबिट ऑफ सम अमाउंट क्रिएट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसमें जो डेबिट है, एवरी डेबिट ऑफ सम अमाउंट क्रिएट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी कोई भी डेबिट है, अगर कोई भी ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट जरूर है, कहीं ना कहीं वो क्रेडिटर को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है क्रेडिटर को, क्योंकि वो जो अमाउंट ले रहा है किसी से, वो क्रेडिटर से ले रहा है। और एवरी क्रिएट्स द करस्पॉन्डिंग डेबिट फॉर द सेम अमाउंट, और कहीं ना कहीं वो डेबिट के कोई भी, और जो हर जगह जो क्रेडिट है और जहाँ पर भी क्रेडिट है, हर क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं वो उसी अमाउंट पर डेबिट के फॉर्म में भी है। नाउ गिवर एंड रिसीवर, यहाँ पर दो तरह के टर्म है, एक देने वाला है और दूसरा लेने वाला है। एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव वन गिवर एंड वन रिसीवर। हर एक ट्रांजेक्शन में, जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे यहाँ पर, तो उसमें एक देने वाला होगा और दूसरा यानी गिवर होगा, एक देने वाला होगा और दूसरा रिसीव करने वाला यानी लेने वाला होगा। एक्सचेंज ऑफ इक्वल अमाउंट, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इक्वल अमाउंट होता है, यानी इक्वल अमाउंट की एक्सचेंज होती है। द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ए ट्रांजेक्शन द पार्टी जिस टर्म, यानी यहाँ पर जो भी अमाउंट है, अमाउंट की मनी है, जो भी पार्टी एक दूसरे को दे रहा है या ले रहा है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ऑनर। बिजनेस को जो है एक सेपरेट एंटिटी बोला गया है, यानी बिजनेस जो है वो सेपरेट है ऑनर से। ऑनर्स की अलग अकाउंट है और बिजनेस का अलग अकाउंट है, तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो है वो अलग सेपरेट होगा और ऑनर्स का जो ट्रांजेक्शन है वो सेपरेट होगा। हियर द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, इसीलिए बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी यानी सेपरेट फॉर्म बनाया गया है। नाउ सेपरेट एंटिटी, अब हम सेपरेट एंटिटी के बारे में बात करेंगे। अंडर दिस सिस्टम बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ऑनर। बिजनेस जो है वो सेपरेट है, वो अलग है ऑनर से। हियर द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस को जो है हम अलग एंटिटी मानते हैं। डुअल एस्पेक्ट्स, इसके दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन इज डेबिट एंड द राइट साइड इज क्रेडिट। यानी यहाँ जो है हर ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड जो है हम डेबिट रखते हैं और राइट साइड जो है हम क्रेडिट रखते हैं। यानी जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो लेफ्ट साइड में अगर डेबिट है, अगर हमारा पैसा निकला है ऑर्गेनाइजेशन से तो वो डेबिट है हमारा, यानी बाहर गया है, उसे हमने कहीं ना कहीं खर्च किया है तो वो हमारा लेफ्ट साइड होगा। और अगर हमारा वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया या कहीं से हमें बेनिफिट हुआ है उस पैसे का या कहीं से हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो हम राइट साइड मेंशन करते हैं। नाउ रिजल्ट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम, टोटलिटी ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द टोटलिटी ऑफ क्रेडिट। यानी डबल एंट्री सिस्टम में दोनों साइड सेम होना चाहिए, यानी डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल दोनों सेम होना चाहिए। इन इट्स असर्टेनमेंट ऑफ द रिजल्ट इज इजी, तो इसके जो रिजल्ट आएंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा हमें देखने के लिए कि दोनों साइड बराबर है। कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक है, वो साइंस के अकॉर्डिंग सही है, और कंप्लीट यानी कि वहाँ वो कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है क्योंकि वहाँ हमें हर एक ट्रांजेक्शन की डेबिट और हर एक ट्रांजेक्शन की क्रेडिट और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ हमें डिटेल से पता होती है कि हमारा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, किस रेशियो में खर्च हुआ है, हमने कितना खर्च किया और किसके अकाउंट में गया है, ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये हमें कंप्लीट फिगर, एक कंप्लीट डेटा हमें देता है वहाँ से। नाउ
अब हम बात करेंगे सेक्टरल अकाउंट के बारे में। सेक्टरल अकाउंट क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग सेक्टरल अकाउंट के बारे में। The sectoral distribution of income shows the percentage distribution of national income और GDP among different sectors। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसे हम सेक्टर वाइज, सेक्टरल अकाउंटिंग जो है या सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, ये हम सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं, यानी परसेंटेज वाइज हम डिवाइड करेंगे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें कितना रेशियो में, किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग या उनका कंट्रीब्यूशन या उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से जीडीपी उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है। सेकेंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो हमारी है वो कितना, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया है नेशनल इनकम में, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड सर्विसेज जिसे हम टर्शियरी भी बोलते हैं, और सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये उन्होंने कितना हेल्प किया है, ये उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम, उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 18% ऑफ द जीडीपी इज फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री में 18% जो जीडीपी हमारा वो एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करता है, 30% फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर, 30% जो हमारा वो इंडस्ट्रीज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड 52% फ्रॉम सर्विस सेक्टर। और हमारी जो सर्विस सेक्टर वो सबसे ज़्यादा 52% जो हमारी वो सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करती है, जिसमें कि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है वो हमारा 52% का उनका कंट्रीब्यूशन है। इन सोशल अकाउंटिंग द इकोनॉमी एज ए होल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स कॉल्ड सेक्टर्स। सोशल अकाउंटिंग में जो हम इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को पार्ट्स वाइज डिवाइड करते हैं, जिसे कि हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हैविंग कॉमन इंटररिलेटेड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सेक्टर जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसका कॉमन रिलेटेड, कॉमन इंटररिलेटेड यानी कॉमन एक्टिविटी है उनका, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में उनका वो मतलब कॉमन तरीके का उनका काम है, एक ही तरह के उनके काम है, तो उसे हम सेक्टर बोलते हैं। द सेक्टर्स आर यूजुअली delineated in such a manner that economic entities whose functions are similar are contained in one group। यानी कि यहाँ पर सेक्टर्स को यूजुअली हम लोग उस मैनर में देखते हैं या इस तरीके से देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी एक तरह का काम करते हैं या एक ही तरह का उनका बिजनेस है, उसको हम लोग वन ग्रुप में कंसीडर करते हैं, उन्हें हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। द सेक्टर्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन ए फंक्शनल बेसिस एंड ऑन एनी इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरियन। सेक्टर्स को जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी सेक्टर को जो हम लोग बाइफर्केट करते हैं, वो फंक्शन के बेसिस, वो किस तरह का काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, एंड नॉट ऑन एनी इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरियन। कोई भी इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसके काम के अकॉर्डिंग, वो उसका वर्क के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम सेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, वो पार्टिकुलरली कमोडिटी जो है या वो पार्टिकुलरली इंडस्ट्री जो है किस सेक्टर के अंदर आएगा। नाउ मैट्रिक्स अप्रोच। अब हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स अप्रोच क्या होता है। मैट्रिक्स मेथड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मैट्रिक्स जो है मेथड ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर एरे है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है एलिमेंट का, जिसे कि हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम में। जैसे कि आपको आपने देखा होगा एक्सेल सीट जो वो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में है, उसमें आपने देखा होगा हमारे रो और कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट है, और वो छोटे छोटे बॉक्सेस में, स्क्वायर बॉक्सेस में या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के फॉर्म में वो होते हैं, तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। रिसिप्ट्स आर शोन इन रोज। जो रिसिप्ट्स हैं हमारे, उसे हम रो कॉलम में शो करते हैं, वाइल पेमेंट्स आर शोन इन कॉलम, और पेमेंट्स को जो हम लोग कॉलम सेक्शन में दिखाते हैं। दस मैट्रिक्स प्रेजेंट फिगर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री। और मैट्रिक्स जो है हमें कंप्लीट फिगर, जो कंप्लीट पिक्चर होता है ओवरऑल इनकम, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारे कंट्री में कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती है, क्या होता है, कहाँ से कितनी रेवेन्यूज आती है, ये सारा कुछ वहाँ मेंशन होता है। और ये काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, और ये टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है। नाउ the first step in the presentation and preparation of such accounts is to classify transactions into two groups, namely firms and household।
तो पहला स्टेप जो होता है हमारा इसे बनाने के लिए, जो हम इसे प्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं अकाउंट्स के फॉर्म में, तो इसकी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड। यानी फर्म्स जो इंडस्ट्रीज है उन्हें हम सेपरेट रखते हैं, हाउस होल्ड यानी जो डोमेस्टिक है उसे हम सेपरेट रखते हैं, डोमेस्टिक यूजर्स जो हैं। फर्म्स आर ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग द सर्विस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और या उनका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इन्वॉल्व होता है उसमें एक गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में, उसे हम बोलते हैं फर्म्स। वहीं पर हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ पर्सन, वेज अर्नर्स। हाउस होल्ड जो होते हैं वो लोग होते हैं, वेज अर्नर्स जो मजदूरी कर जिन्हें मजदूरी मिलता है, सैलरी अर्नर्स जिन्हें सैलरी मिलता है, बिजनेसमैन जो हमारे बिजनेस करते हैं, एंड प्रॉपर्टी ऑनर्स जो हमारे प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग वर्क देखता है, जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसे। रिसीव पेमेंट्स फॉर सर्विसेज रेंडर टू द फर्म्स जो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी सर्विस देते हैं फर्म के लिए, उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड। तो ये था हमारा मैट्रिक्स अप्रोच। नाउ a transaction matrix is used for social accounts in which each rows contain payments to other section। मैट्रिक्स अप्रोच को जो हम यूज़ करते हैं सोशल अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पर हर रो जो कंटेन करता है पेमेंट, वो हमें दूसरे सेक्टर्स को देखने के लिए मिलता है कि दूसरा सेक्टर ने कितना पेमेंट किया है या दूसरे सेक्टर्स ने कितना ग्रोथ किया है। एवरी सिंगल एंट्री इज बोथ इन ए पार्टिकुलर रो एंड इन पार्टिकुलर कॉलम। हर ट्रांजेक्शन जो होगा, सिंगल एंट्री जो होगा, वो हमें पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम के अंदर डिनोट किया हुआ रहेगा, जिससे कि हम आसानी से ये पता कर सकते हैं किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये किस सेक्टर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ये उनकी फंडिंग क्या है। फॉर बैलेंसिंग सोशल अकाउंट्स ए रो टोटल मस्ट बी इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम टोटल। यानी जब हम बैलेंस करेंगे सोशल अकाउंट्स को, जब हम बैलेंस करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो रो का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए कॉलम के टोटल के। फ्रॉम द मैट्रिक्स इट इज़ क्लियर दैट द टू सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। मैट्रिक्स से ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि दो सेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज दैट इट इज़ बोथ ब्रीफ एंड क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है मैट्रिक्स अप्रोच का सोशल अकाउंटिंग में ये है कि ये इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। ये ब्रीफ काफ़ी कम प्लेस पर एंड क्लियर, और क्लियर इमेज ये देता है हमें, ये हमें क्लियर कट बताता है कि कंट्री की क्या कंडीशन है या हमारा फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह का है, एंड गिव्स एट ए ग्लांस द एंटायर पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये हमें क्लियर पिक्चर और पूरा कंप्लीट ग्लांस, कंप्लीट चीज़ें शो करता है, ये कंप्लीट पिक्चर शो करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कि हमारा एक्टिविटी किस तरह का है, किस तरीके से हम एक्टिविटी को देखते हैं, ये उस पर हम काम करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैविंग शोइंग पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो ये था हमारा, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा देखा कि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, मैट्रिक्स, उसके तरह तरह के अप्रोचेस कि किस तरह से ये काम करता है, और इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सो